कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का मतलब है कि बेस्ट क्लिनिकल नॉलेज को यूज करना पेशेंट के डिसीजन लेने में। ठीक है, जो आपके पास नॉलेज हो उस नॉलेज को आपने यूज करना है, रिसर्चेस को आपने यूज करना है। ठीक है, ताकि आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो वो एविडेंस बेस्ड हो, नॉलेज बेस्ड हो, रिसर्च बेस्ड हो। ठीक है, तो नॉलेज को आपने यूज करना है, रिसर्च को आपने यूज करना है, जो भी आप केयर डिलीवर कर रहे होते हैं, इस चीज को हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अब इसके ना सिर्फ और सिर्फ ये तीन कंपोनेंट हैं, ये वाले तीन कंपोनेंट, ये। ठीक है, ये तीन कंपोनेंट है, एक, दो और तीन। पहला जो कंपोनेंट, इसमें मतलब डिटेल लेक्चर इतना वो रट्टे नहीं लगाने अब। ठीक है, इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो है कि आपने एविडेंस को यूज करना है, यानी रिसर्च, वो वाला काम, वो वाली प्रैक्टिस करनी है जो रिसर्च बेस्ड हो। दूसरा, जो नर्स होनी चाहिए वो क्लिनिकल एक्सपर्टाइज हो, यानी नर्स के पास एक्सपीरियंस भी हो। और जो तीसरी चीज है वो है पेशेंट की वैल्यूज का, पेशेंट की जरूरत का, नीड का भी आपने ख्याल रखना है। ठीक है, नर्स जो हो वो क्लिनिकल एक्सपर्टाइज हो, पेशेंट की वैल्यूज, पेशेंट की नीड्स को आपने प्रेफर करना है, और रिसर्च एविडेंस को यूज करना है, रिसर्च एविडेंस को यूज करना है, पेशेंट की वैल्यूज का ख्याल रखना है, क्लिनिकल एक्सपर्टाइज जो नर्स हो वो प्रैक्टिस दे। तो इस तरह ये इसके तीन कंपोनेंट है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस: क्लिनिकल एक्सपर्टाइज, वैल्यू ऑफ द पेशेंट, और बेस्ट रिसर्च एविडेंस यूज। ठीक है, उसके अलावा इसमें से कुछ भी करने वाला नहीं है, ना ही आपने अपना टाइम वेस्ट करना है। उसके बाद इसमें एक लेक्चर है जो है वेरिएबल्स वाला। 7 7 लेक्चर है ये। अब इसमें ना जो हमारा टॉपिक है ना वो है वेरिएबल्स का। ठीक है, वेरिएबल्स में से टाइप्स या एमसीक्यूज कुछ ना कुछ आ ही जाता है। ठीक है, ये आपने सारे ही देखने हैं। अब वेरिएबल का मतलब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल का मतलब होता है ऐसी चीज जो मुख्तलिफ हो या वेरी करे फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर, वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे में एक चीज जो मुख्तलिफ होती है ना उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे जैसे हम बात करते हैं वेट की। ठीक है, तो वेट एक पर्सन का डिफरेंट होता है, दूसरे पर्सन का डिफरेंट होता है, तो ये वेरिएबल है। बाकी तो एक पर्सन का बीपी डिफरेंट है दूसरे पर्सन से, तो ये वेरिएबल है। जो चीज भी वेरी करती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इज कॉल्ड द वेरिएबल। ठीक है, अब वेरिएबल की जो टाइप्स है ना, कॉन्टिन्यूअस, डिस्क्रीट, कैटेगोरिकल, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, एक्टिव, एट्रीब्यूट और एक्सट्रीनियस, ये सारी की सारी इसकी टाइप्स हैं। अगर ये सारी ना भी आए ना तो इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यू जरूर आ जाता है। ठीक है, या कोई एक दो भी आ जाती हैं, या बायोस्टैट के पोर्शन में ये आ जाती हैं, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो बायोस्टैट में भी है और रिसर्च में भी है। तो अगर रिसर्च में नहीं आता तो बायोस्टैट में आ जाता है, बायोस्टैट में नहीं आता रिसर्च में आ जाता है, एमसीक्यूज में आ जाता है, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ हो ही जाता है पेपर में। ठीक है, तो आपने ये जरूर देखना है। कंटिन्यूअस वेरिएबल वो होता है जो कि पॉइंट्स में हो, ऐसी चीज जो पॉइंट्स में हो ना उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। जैसे हम कहते हैं 98.8। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि इसका वेट है 22.5 kg। ये पॉइंट्स चीजें हैं ना, यानी जरूरी नहीं कि मुकम्मल अदद हो, इशारिया में भी कोई चीज आ सकती है। तो इस चीज को हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, यानी ऐसा वेरिएबल जो दो पॉइंट्स के दरमियान, जैसे हमने कहा ना कि इसका वजन है 22.5, मतलब 22 और 23 के दरमियान कुछ ना कुछ और भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि 22 के बाद डायरेक्ट 23 किलो ही हो, 22.4, 22.5, 22.6 कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, ऐसा वेरिएबल जो दो पॉइंट्स के दरमियान इनफाइनेट नंबर हो, इनफाइनेट नंबर। यानी एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट 22 है, एक पॉइंट 23 है। ठीक है, इसके दरमियान भी पॉइंट्स हैं, कुछ भी आ सकता है। तो इनफाइनेट नंबर हो तो वो होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। और ऐसा वेरिएबल जो दो पॉइंट्स के दरमियान फाइनेट नंबर हो, यानी इशारिये में कुछ भी ना आता हो। जैसे हम कहते हैं 22 स्टूडेंट्स हैं या 23 स्टूडेंट्स हैं,
हम यूं नहीं कहते कि 22.5 स्टूडेंट है, हम ऐसे नहीं कहते कि 22.5 स्टूडेंट्स है। आधा स्टूडेंट तो नहीं होता ना। या हम कहते हैं कि 22 पेशेंट्स हैं या 23 पेशेंट्स हैं। ठीक है, तो या यूं नहीं होगा कि 23.5 पेशेंट है। यानी कुछ कोई भी चीज पॉइंट्स में नहीं होगी, मुकम्मल अदद में होगी। तो इस चीज को हम कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। ऐसा वेरिएबल जिसमें फाइनेट नंबर हो, यानी मुकम्मल अदद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट। और ऐसा वेरिएबल जिसमें पॉइंट्स में भी कोई चीज आती हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है कि जो दो पॉइंट्स के दरमियान भी कुछ ना कुछ हो। जैसे मैंने आपको बताया कि वेट है, हाइट है, बॉडी टेम्परेचर है, बीपी है, वो कुछ ना कुछ तो होता है ना। इसी तरह जो डिस्क्रीट वेरिएबल है ना, इसमें मुकम्मल चीज होती है, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट्स। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल वो होता है कि जो बीच में चीज हो, डिस्क्रीट वेरिएबल जो ना हो। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, कि अगर इनफाइनेट नंबर हो तो कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल, और अगर फाइनेट नंबर हो तो डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, अब जो दूसरी अहम चीज है ना, जो सबसे ज्यादा पेपर में आती है, वो है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। वो अच्छा आगे है, ये हम पहले पढ़ लेते हैं। एक चीज है कैटेगोरिकल वेरिएबल। अब ये ना कैटेगरी की फॉर्म में होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि मेल और फीमेल, जैसे हम कहते हैं डेड अलाइव, जैसे हम कहते हैं हैप सी पॉजिटिव, हैप सी नेगेटिव। ठीक है, मतलब कैटेगरी है, या तो ये या ये या ये या ये या ये या ये, ट्रू फॉल्स। ठीक है, मेल फीमेल, डेड अलाइव, प्रेग्नेंट नॉन प्रेग्नेंट। ठीक है, हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव, हेपेटाइटिस सी नेगेटिव। एक कैटेगरी है, या तो ये या मतलब दो की कैटेगरी भी हो सकती है, दो से ज्यादा की भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं दो से ज्यादा की अगर कैटेगरी हो, जैसे यहाँ पे ब्लड ग्रुप की एग्जांपल दी हुई है कि ए बी ओ, ए फिर ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी, वो कितनी सारी कैटेगरीज है। तो ये इस तरह की वेरिएबल जो कैटेगरी फॉर्म में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल। और ये जो है ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, स्पेशली डिपेंडेंट और ये वाला इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये पेपर में एमसीक्यूज में या एससीक्यू में या डेफिनेशन में ये आ जाता है। अब क्योंकि मोस्टली जो रिसर्च है ना, वो चल ही इन्हीं पे रही है। आपकी जो रिसर्च होती है ना, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ही चल रही होती है। ठीक है, अब देखो जैसे हम कहते हैं एक चीज होती है काज, मतलब कोई ना कोई वजह होती है ना, उस वजह के बाद उसका आता है अफेक्ट, उसका असर होता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि ओबेसिटी की वजह से डायबिटीज मिलाइटस होती है। डायबिटीज किसकी वजह से होती है, ओबेसिटी की वजह से। अब यहाँ पे ओबेसिटी क्या है, कॉज है। ठीक है, और डायबिटीज क्या है, अफेक्ट है। जैसे हम कहते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से, कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज्यादा हो तो उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। ठीक है, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, वो क्या है, कॉज। ठीक है, और उसकी वजह से अफेक्ट क्या आया कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज उस बंदे को हो गई। तो एक चीज होती है कॉज, एक चीज होती है अफेक्ट। अब जो कॉज है ना, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट। और जो अफेक्ट है ना, जो कॉज है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, कॉज। ठीक है, और अफेक्ट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, इसको अफेक्ट को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। और कॉज को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, अब कोई भी कॉज होगी ना, जैसे हम कहते हैं कि मोटिवेशन की वजह से इंसान जो होता है वो अच्छा स्कोर करता है। अब मोटिवेशन यहाँ पे क्या है, कॉज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और उसकी वजह से इंसान अच्छा स्कोर करता है, तो स्कोर क्या है, उसका अफेक्ट, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरह हम कहते हैं कि एक नर्स जो है वो प्री ओप केयर बहुत अच्छी देती है, बहुत अच्छी प्री ओप केयर देती है, प्री ओप काउंसलिंग बहुत अच्छी करती है, जिसकी वजह से जो पेशेंट के अंदर पेन परसेप्शन है ना, पेन परसेप्शन कि मुझे दर्द हो रहा है, और बाद में वो एक टेंशन होती है उसको, वो या एंजाइटी कुछ भी, वो कम हो जाता है क्योंकि नर्स ने काउंसलिंग बड़ी अच्छी की होती है। ठीक है, अब काउंसलिंग यहाँ पे क्या है, स्पेशली प्री ऑप काउंसलिंग, वो है कॉज। उसको हम कॉज भी कह सकते हैं, लेकिन इस वेरिएबल की जुबान में हम उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। और उसकी वजह से जो मरीज का पेन परसेप्शन था, कि जिससे उसको फील होता था कि यार मुझे कितना दर्द होगा, कितना दर्द होगा, वो मतलब पेन तो होता है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ना सबर शबर भी आ गया है कि भाई
मुझे उन्होंने समझाया हुआ था कि पहले 2 दिन ज्यादा पेन होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इसका जो लेवल है कम होता चला जाएगा और इतना ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होगा। ठीक है। तो मतलब उसके अंदर ना थोड़ा सा वो जो आम मरीज की निस्बत वो जरा ज्यादा अच्छे से बिहेव करता है, कोप करता है, जिसकी काउंसलिंग बड़ी अच्छी होती है। अब जो काउंसलिंग हुई है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसकी वजह से वो पेन परसेप्शन उसको कम हो रहा है, ठीक है, वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। हाँ, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वजह हो गई, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुई? इफेक्ट हो गया, या उसका असर हो गया। अब यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो चीज रिसर्चर चेंज कर सकता है ना, जिसको बदल सकता है, वो इंडिपेंडेंट वे। ठीक है। अब देखो, मतलब जैसे हम कहते हैं स्मोकिंग, तो स्मोकिंग को बदला जा सकता है ना, जिसकी वजह से लंग कैंसर तो अफेक्ट है, वो खुद ब खुद बदल जाएगा अगर आप स्मोकिंग की हैबिट्स को बदलोगे। तो बदल बंदा चर होता है ना, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर करके देख रहा होता है, और उसका अफेक्ट देख रहा होता है। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज, डिपेंडेंट वेरिएबल का अफेक्ट। अच्छा, एक चीज होती है एट्रीब्यूट वेरिएबल। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। मतलब किसी भी चीज की खासियत, खसूसियत, कुछ भी कह लो। एट्रीब्यूट वो चीज होती है जिसको आप नहीं बदल सकते ड्यूरिंग स्टडी। ठीक है। जैसे आंखों का रंग है, कलर ऑफ आईज, ठीक है, इसको आप नहीं बदल सकते किसी भी पार्टिसिपेंट की। इसी तरह उसका उसका वेट है, इसी तरह उसकी हाइट है, इसी तरह उसका कल्चरल बिलीफ है। ठीक है। वो जिस भी कल्चर पे नहीं थे, जिसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते ड्यूरिंग रिसर्च, ड्यूरिंग स्टडी, कॉल्ड एट्रीब्यूट वेरिएबल। एट्रीब्यूट कौन से होते हैं? जिसको हम नहीं बदल सकते, क्योंकि वो करेक्टर, वो खासियत होती है, उसको आप नहीं बदल सकते। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हेल्थ, बिलीफ, वेट, हम इसको नहीं बदल सकते। उसके बाद एक्टिव वेरिएबल है। एक्टिव वेरिएबल वो होता है जिसको हम बदल सकते हैं, जिसको बकायदा पे एक्टिवली हम चेंज कर करके देख रहे होते हैं ड्यूरिंग रिसर्च। ठीक है। अच्छा, एक्टिव वेरिएबल क्या है? ओके ओके, एक्टिव वेरिएबल क्या है? एक्टिव वेरिएबल का मतलब होता है ऐसा वेरिएबल जिसको हम एक्टिवली ना मैनिपुलेट, देखो यहाँ पे एक लफ्ज लिखा हुआ है मैनिपुलेट, बाय द इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है रिसर्चर, और मैनिपुलेट का मतलब होता है तब्दील करना। अब भी नहीं आ रही रुशना? बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। अब तो आ रही होगी कि नहीं? नहीं आ रही आवाज? एक्टिव वेरिएबल हम पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ कि ऐसा वेरिएबल जिसको ड्यूरिंग रिसर्च हम चेंज करके देख सकते हैं। अभी भी कट कट के आ रही है? मुझे लग रहा है कि अब आ रही होगी। अब बिल्कुल भी नहीं कट, क्योंकि मैंने अपनी जगह भी चेंज की है और नेटवर्क भी चेंज किया है, तो अब सही होगी। अच्छा, अब देखो, जो है एक्टिव वेरिएबल क्या है? एक्टिव वेरिएबल का मतलब है, हम यहीं पे थे ना, मैं एक दफा सारे बता भी दूंगी। हाँ, मैं एक दफा सारे बता भी दूंगी। एक्टिव वेरिएबल वो वाला वेरिएबल होता है जिसको हम बदल सकते हैं, जिसको हम बदल सकते हैं, बल्कि जिसको हम मैनिपुलेट खुद करके देख रहे होते हैं, चेंज खुद करके देख रहे होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक इंजेक्शन है, उसको हम आईएम भी लगा के देख रहे हैं, फिर कभी आईवी लगा के देख रहे हैं कि विच वन इज बेस्ट मेथड, कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है। तो हम खुद बदल बदल के देख रहे होते हैं, खुद मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह के वेरिएबल को क्या कहते हैं? एक्टिव। ठीक है। उसके बाद एक वेरिएबल होता है एक्सटर्नल। कौन सा होता है? वो वाला वेरिएबल जो कि हम स्टडी नहीं कर रहे होते, जिसको हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे होते, मगर वो हमें खराब कर रहा होता है। देखो, जैसे कि अगर हम कहें कि एक पेशेंट है, ठीक है, वो बेड रिडन है,
ठीक है, एक है जो बेड रीडर है, और उसके बेड रिडन होने की वजह से ना उसको प्रेशर अल्सर हो गया है। क्या हो गया है? प्रेशर अल्सर। अगर हम इन दो चीजों पे कर रहे हैं कि बेड रीडर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वजह है जिस वजह से एक बच्चे को अल्सर हो गया, ये उसका अफेक्ट है यानी डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल क्या हुआ? अल्सर। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ? बेड रिडन करती है वो। अब आ रही है आवाज यार? स्क्रीन भी गायब हो गई थी। ये है हमारा लेक्चर। आ रही है? अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी एक्सट्रीनियस वेरिएबल की। ठीक है, मैं आपको ये बता रही थी कि एक्सट्रीनियस वेरिएबल में ना एक चीज होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, एक चीज होती है जो डिपेंडेंट होती है, एक चीज होती है जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल होता है। एक्सट्रीनियस वो होता है विच वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग बट इट कैन अफेक्ट द आउटकम ऑफ रिसर्च। हम इस पे रिसर्च कर ही नहीं रहे, हम इसके ऊपर स्टडी कर ही नहीं रहे, मगर वो हमारी रिसर्च को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। जैसे मैंने अभी बताया कि हम सिर्फ दो चीजों को रिसर्च कर रहे हैं कि एक पेशेंट का बेड रीडन होना, एक पेशेंट का बेड रीडन होना, और उसकी वजह से उसका प्रेशर अल्सर बन गया है। प्रेशर अल्सर बन गया है, ठीक है, उसका जख्म बन गया है बेड रिडन होने की वजह से। अब बेड रिडन क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और प्रेशर अल्सर क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें एक चीज है डायबिटिक होना। अब आप मुझे वैसे एक बात बताओ कि ऐसा होता है ना कि जो बंदे डायबिटिक हों उनका एक तो अल्सर ठीक भी नहीं होता, और यानी हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, और दूसरा ये होता है कि उसकी स्टेज बढ़ भी सकती है। होता है ना? हालांकि हम डायबिटीज को रिसर्च कर ही नहीं रहे, लेकिन अगर उसमें से जो बेड रिडन पेशेंट है, कुछ बेड रिडन पेशेंट डायबिटिक भी हुए, कुछ पेशेंट अगर डायबिटिक भी हुए, ठीक है, डायबिटिक होने की वजह से कुछ पेशेंट को हो सकता है कि उसका हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाए, और हम ये समझें कि क्योंकि ये बेड रिडन है इस वजह से ऐसा हो रहा है, हालांकि असल कहानी डायबिटीज की हो। ठीक है, इसी तरह हम अगली बात पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एक जो है ना एक एक स्टूडेंट है जो कि उसके नंबर कम आ रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि यार टीचिंग मेथड अच्छा नहीं है जिसकी वजह से ना स्टूडेंट के नंबर कम आ रहे हैं। अब ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है ना बंदे का खुद पढ़ने को दिल ना करता हो, मोटिवेशन हो ही ना, बंदा किसी भी वजह से, बीमारी की वजह से, घर के हालात की वजह से, या फिर किसी भी बात की वजह से, अच्छा किसी भी बात की वजह से, बीमारी की वजह से, घर के हालात की वजह से, गर्मी की वजह से, एज की वजह से, दिल ना होने की वजह से, दिल टूटने की वजह से, बहुत सारी वजहों से बंदे का पढ़ने को दिल ना करता हो, या खुद किताबों से नफरत हो, या उस सब्जेक्ट से नफरत हो, या वो टीचर अच्छा ना लगता हो, कोई भी वजह हो सकती है ना। ठीक है, अब फैक्टर ये हो, लेकिन हम कहें क्योंकि टीचिंग मेथड अच्छा नहीं था इस वजह से हम फेल हो गए। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये भी है, मुझे तो लगता है 100% ये पॉसिबिलिटी होती है कि अगर मतलब जहाँ पे भी लैकिंग इसमें भी आए ना, कॉलेज की तरफ से या कहीं से भी, वहां पे भी रिजल्ट थोड़ा खराब होता है, ये तो बात है सच्ची। लेकिन कुछ चीजें ये होती हैं कि कुछ बंदा, कुछ हमारे अपने बच्चे होते हैं, उनको अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, फिर भी उनका अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो अब फिर बंदा क्या करे? फिर बंदा क्या कहे कि फलाना कॉलेज अच्छा नहीं है, फिर हमारे अपने बच्चों का भी तो दिल नहीं करता ना, मोबाइल से निकलते ही नहीं है। तो एक चीज है, हालांकि हम इस पे रिसर्च ही नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ दो चीजों पे रिसर्च कर रहे हैं, क्या कॉलेज अच्छा हो तो नंबर अच्छे आएंगे, कॉलेज अच्छे में डाल दिया, अकेडमी अच्छे में डाल दिया, फिर भी नंबर अच्छे ना आए, तो दरमियान में एक और फैक्टर भी तो हो सकता है ना कि उसका खुद का मोटिवेशन लेवल, इंटरेस्ट उसका जो है ना मोबाइल में हो, ये भी तो हो सकता है। तो एक्सट्रीनियस वेरिएबल वो होता है जिसको हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे होते बट कैन अफेक्ट द आउटकम ऑफ रिसर्च। ठीक है, उसके बाद ये जो हमने क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पढ़ा था ना, उसका ये डिफरेंस में मोस्टली आ जाता है। तो ये वो डिफरेंस वाला सवाल ये ऐसे करके पॉइंट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके आप पॉइंट्स। शाजिया नासिर, शाजिया नासिर आप क्या ग्रुप में नहीं है? आप ग्रुप में नहीं है? आप मुझे अपने नंबर से
अगर आप ग्रुप में नहीं है तो फिर आप मुझे अपने नंबर से मैसेज करना। ठीक है, आप मुझे अपने नंबर से मैसेज कर देना। अच्छा, अब दूसरा बात ये मैं कर रही हूँ कि अब ये वाला एक सवाल है। ठीक है, ये वाला एक सवाल है। एक मिनट बच्चों। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला क्या कहते हैं, ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन ना मतलब हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसमें ना पॉइंट्स पॉइंट्स याद कर लो, या एक एक लफ्ज याद कर लो, इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप करो कि क्वांटिटेटिव में एक साइड अगर याद करो ना, दूसरी साइड अपने आप ही याद हो जाती है। अगर एक साइड याद करो ना, दूसरी साइड अपने आप ही याद हो जाती है। जैसे लिटरेचर रिव्यू है ना, इसमें अगर हम कहें कि इसमें क्वांटिटेटिव में ज्यादा लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, तो क्वालिटेटिव में कम करते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम जो होता है प्रीवियस टॉपिक्स पे होता है, इसमें हम कहेंगे न्यू टॉपिक्स पे होता है। इसमें हम कहेंगे सैंपल साइज ज्यादा होता है, और क्वालिटेटिव में कम होता है। इसमें जो सैम्पलिंग होती है रैंडम होती है, उसका ऑपोजिट होगा नॉन रैंडम होती है। इसमें डाटा लफ्जों वाला, ये टेक्स्ट वर्ड्स की फॉर्म में। इसमें जो रिसर्चर होता है, रिसर्च का हिस्सा नहीं होता, इसमें होता है थ्योरी और हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते हैं, इसमें हम डेवलप करते हैं। ठीक है, इसमें जो फाइंडिंग होती है, इसमें फाइंडिंग कंट्रोल्ड या प्रिसाइज टू द पॉइंट होती है, और इसमें होलिस्टिक मतलब डिटेल में होती है। तो अगर एक साइड भी हम पॉइंट्स याद रखें ना, दूसरा ऑटोमेटिकली उसका ऑपोजिट है। रिसर्चर हिस्सा है, रिसर्चर हिस्सा नहीं। थ्योरी टेस्ट करेंगे, थ्योरी को डेवलप करेंगे। डाटा नंबरों वाला है, डाटा लफ्जों वाला है। सैम्पलिंग रैंडम है, सैम्पलिंग नॉन रैंडम है। सैंपल साइज स्मॉल है, सैंपल साइज लार्ज है। रिसर्च प्रॉब्लम यानी जो टॉपिक हम लेंगे वो प्रीवियस प्रीवियस रिसर्चेज वाला होगा, इसमें न्यू टॉपिक्स होंगे। इसमें जो लिटरेचर रिव्यू है वो ज्यादा होगा, इसमें कम होगा। तो मतलब अगर वैसे मैं एक रट्टा लगाने के लिए बता रही हूँ कि अगर हम एक एक पॉइंट यानी क्वांटिटेटिव के पॉइंट्स भी हमें आते हो ना, और अगर हमें फर्क लिखना हो, तो क्वालिटेटिव टोटली उसका ऑपोजिट है। ठीक है, ये मैं यहाँ से बंद करती हूँ, और मैं देखती हूँ, बुक खोलते हैं जरा। अच्छा, सारे मोस्टली आजकल पेपर ना बुक से आ रहे हैं। स्टेप्स इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव वाला तो हम पढ़ेंगे बुक में से कल। इसमें से ना ये तीसरा चैप्टर कल करेंगे, मैं दूसरा भी रीड करा देती हूँ। दूसरा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वाला है ना, वो हम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना, इसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया अभी। इसमें ये है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो गया, रिसर्च यूटिलाइजेशन हो गया, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस मूवमेंट, नॉलेज ट्रांसलेशन। अच्छा, इसमें वो वाला सवाल भी है, सिस्टमैटिक रिव्यू वाला, जो आपको पेपर में इस दफा आया है। और मेटा एनालिसिस, मेटा सिंथेसिस, केयर बंडल, केयर डिसीजन टूल। अच्छा, एक बात है। आ, आप लोग ना रात 9:30 बजे लेक्चर ले सकते हैं एक और। टाइम आपके पास वैसे नहीं होता, लेकिन निकाल अगर लें तो। मैं कह रही हूँ ये दूसरा चैप्टर है, मैं हाईलाइट कर लूं, तो हम 9:30 से सिर्फ 10 बजे, आधा घंटा बस। इसमें से हम 8वां लेक्चर इधर से कर रहे हैं, अभी अभी हम 8वां लेक्चर कर लेते हैं साथ। ठीक है, और अगर आप, मैं इसको ना हाईलाइट कर लूंगी, और ये जो सिस्टमैटिक रिव्यू वाला सवाल है ना, ये आपको सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, अगर आप बस सिर्फ आधा घंटा, 9:30 मेरा एक लेक्चर खत्म होता है। ठीक है, वो दूसरी फर्स्ट ईयर के साथ है। तो 9:30 बजे, लेकिन
और आज मैंने उनको पता नहीं क्या पढ़ाना है। आज शायद मैंने उनको ना हाइपोथेसिस पढ़ाना है, तो वो भी पढ़ लो आप लोग। अगर आपने 9 बजे भी, अगर आपका कोई ज्यादा इशू है तो फिर 9:30 बजे ही आ जाओ क्लास में। नहीं तो अगर रखते हैं तो 9 बजे भी क्लास में आ सकते हैं, तब भी रिसर्च की क्लास। तो अगर वो नहीं ज्वाइन करनी तो कोई बात नहीं, आप ये अपनी क्लास जो आपके लिए है सिर्फ, वो हम ना ये दूसरा चैप्टर जो है, क्योंकि इसमें से आपको ये जो सवाल है सिस्टमैटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस मेटा सिंथेसिस, ये क्वेश्चन आया है ना, तो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं ये सप्ली वाले पेपर में। तो ये वाला सवाल मैं आपको सॉल्व करके ना पेज के ऊपर, वो सॉल्व वाला आपको भेजूंगी, ताकि वो पढ़ा भी दूंगी, समझा भी दूंगी और लिख के भी दे देती हूँ, कि अगर पेपर में दोबारा रिपीट हो तो आपको आता तो हो। ठीक है। तो अगर आपने इनके जो न्यू फर्स्ट ईयर इसके साथ ये नहीं भी कुछ करना, बेशक करो आप। सिर्फ 9:30 से ना 10 बजे तक आधा ज्वाइन कर लो बस, रात को भी। इसमें आपका ही फायदा है, ताकि हमारा एक दिन और आगे हो जाएगा, एक टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैं बस ये है कि आप आधा घंटा सिर्फ कर लो ज्वाइन। अच्छा, अभी हम ये पढ़ लेते हैं फेजिस, ये बहुत छोटा सा, देखो सिर्फ 5-6 स्लाइड है, ये पढ़ लो। ठीक है। उसके बाद सिर्फ 9:30 से 10 बजे तक पढ़ लेना और बस। मैं यही तो कह रही हूँ कि रिपीट हो रहे हैं। रिपीट तो आपका भी सवाल होगा, देखो ना। जो आपके ये पेपर हैं, मैंने आपको कहा कि 8-10 साल के पेपर तो मैं आपको कराऊंगी ना, खुद खुद पढ़ाऊंगी सारे पेपर। ठीक है, लेकिन मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि जो अब 2026 का पेपर है वो भी तो हमने करना ही है ना सॉल्व। तो उसमें से जो मेटा सिंथेसिस मेटा ये सिस्टमैटिक रिव्यू वाला सवाल है, ये मैं लिख के आपको रिटर्न में, जैसे पेज के ऊपर अटेम्प्ट करते हैं वैसे अटेम्प्ट करके भेज दूंगी। और आप पढ़ भी लेना, और रात को हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे। और इस पूरे चैप्टर को भी, दूसरे वाले चैप्टर को भी। अच्छा, अब हम ये पढ़ लेते हैं। अब देखो स्टेप फेजेस ऑफ द रिसर्च। ये देखो एक सवाल आपका ये भी आया हुआ था, आपने क्यों नहीं हल किया वैसे ये सवाल, ये स्टेप्स वाला। यही स्टेप्स थे। जो सर्वे होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च ही तो होती है, हमने उसकी डिजाइन में पढ़े नहीं थे कि उसकी जो टाइप्स हैं, जो ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। नॉन एक्सपेरिमेंटल में हमने 5 टाइप्स पढ़ी थी। सर्वे, एपिडेमियोलॉजिकल डिजाइन, जिसमें हमने एक वो भी पढ़े थे क्रॉस सेक्शनल कोहॉर्ट केस कंट्रोल सर्वे, डिस्क्रिप्टिव, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल थे। और ये सर्वे जो था वो क्वांटिटेटिव के ही तो स्टेप्स थे। तो ये भी बच्चे ने लिख के आए थे पेपर में, यही स्टेप्स थे, यही यही जो अब हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखो फेजेस ऑफ रिसर्च में, या तो वो फेजेस, अब देखो हमारी पसंद का वो सवाल सीधा सीधा उठा के तो नहीं दे सकते ना। कोई एक फेज भी पूछ सकते हैं, पांचों फेजेस भी पूछ सकते हैं, कोई एक फेज के स्टेप्स भी पूछ सकते हैं। अगर वो उन्होंने ऊपर ये नहीं लिखा कि मेजर स्टेप्स इन रिसर्च, तो आपके 2026 के पेपर में मेरा ख्याल था कि मेजर स्टेप्स इन सर्वे, सर्वे का लफ्ज था शायद। ठीक है। तो उसमें भी तो यही स्टेप्स ही आप करते हो ना, कि सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को देखते हो, फिर उसको ऑब्जेक्टिव बनाते हो, फिर लिटरेचर को रिव्यू करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डिजाइन बनाते हैं, पॉपुलेशन देखते हैं, सैंपल सैंपल साइज कौन सा होगा, सैम्पलिंग कौन सी होगी, ठीक है, टूल कौन सा होगा, डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे, डाटा एनालाइज करना और फिर उसको दूसरों तक कम्युनिकेट करना। यही यही स्टेप्स हैं। जब भी क्वांटिटेटिव, क्योंकि ये सवाल जो है ना, ये है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में से जरूर सवाल आता है। ठीक है। अब देखो फेजिस अगर आपको आती है ना, फेजिस, तो फेजिस जो है, आपने 5 फेजिस में से ना, मतलब कोई एक फेज वो पूछे आपसे, पांचों फेजेस पूछे, आपको तो पांचों आती हो ना। पहली फेज का नाम है कॉन्सेप्चुअल। अब ये कॉन्सेप्चुअल के अंदर स्टेप्स हैं। ठीक है, मतलब आप फेज ऊपर लिख के मेंशन करके स्टेप्स लिख दो, या खाली अगर स्टेप्स पूछते हैं तो फिर खाली स्टेप्स लिख दो। यानी मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे ये सवाल है ना, ये इसके स्टेप्स है, ये इसके स्टेप्स है। तो आप खाली स्टेप 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 स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर अगला स्टेप, फिर नीचे जो स्टेप दिए हुए हैं वो, यानी खाली स्टेप्स भी लिख सकते हो अगर उन्होंने खाली स्टेप्स पूछ रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने फेजेस के साथ पूछे हैं, तो आप ऊपर लिख दो कॉन्सेप्चुअल फेज, फिर ये वाले स्टेप्स, फिर डिजाइन एंड प्लानिंग फेज, फिर ये वाले स्टेप्स। ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, वो तो सवाल पे डिपेंड करता है ना। अगर उन्होंने आपसे पूछा है फेज, तो फिर आप फेज लिख के स्टेप्स लिखो। अगर उन्होंने खाली स्टेप्स पूछे हैं, तो इसके अंदर अंदर जो स्टेप्स लिखे हुए हैं ना, आप खाली खाली बस यही लिख सकते हो। तो उसमें भी कोई मसला नहीं है। अब कॉन्सेप्चुअल फेज में ना, अब आपने ना माइंड में बात रखनी है कि हम ना कॉन्सेप्ट, देखो इलामा इकबाल ने भी ना पाकिस्तान बनाने से पहले कॉन्सेप्ट बनाया था। उसका ख्वाब देखा था तो पाकिस्तान बना था ना।
एक जगह का ख्वाब देखा कि जहाँ पे एक लोग जो है आजादाना अपने कल्चर, रस्म और रिवाज, मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर कर सके, उन पे किसी तरह का जबर जुल्म ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट बनाया था। आप लोग भी अगर एमएस पीएचडी करना चाहते हो तो पहला स्टेप तो पोस्ट आ रहा है ना। अगर आपने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि यार मैं क्लिनिकल साइड पर एडजस्ट नहीं हो पा रही, मैंने टीचिंग वाली साइड पे जाना है या एजुकेशन मजीद अपनी हासिल करनी है, अपने आप को मजीद पॉलिश करना है, तो मुझे मुझे स्टेप उठाना है। यानी आपने पहले सोचा होगा, फिर आपने ये सोचा होगा कि अच्छा मेरे घर के करीब कौन सा कॉलेज लगता है, कौन सा फिजिबल है, या मैं किस तरह क्लासे ले। हर चीज का पहले पहले हमेशा इंसान सोचता है। ठीक है, मतलब इवन के आपने अगर कोई बेबी भी प्लान करना है ना, कोई बच्चा भी पैदा करना है, उसका भी कुछ सोचा होगा भाई कि मैंने बच्चा पैदा करना है, या मैंने अब एक मेरा बच्चा पैदा हो गया तो मैंने 2 साल तक बच्चा पैदा नहीं करना। हर बंदा, कोई सब्जी भी बनानी है ना, उसका भी कॉन्सेप्ट होगा कि आज मैंने खाना बनाना है कि नहीं बनाना, जो फ्रिज में पड़ा है आज बस वही खा लेंगे, ये शाम को कुछ बना लूंगी। मैं कहती हूँ हर चीज का कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट, ख्वाब, कोई तरीका, कोई रोड मैप कुछ तो होता है ना। तो इसी तरह रिसर्च का भी कॉन्सेप्ट है, जिसको हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल फेज। यानी सबसे पहले तो किस टॉपिक पे काम करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, ये पहला स्टेप है कि आपने टॉपिक कौन सा लेना है भाई, या अंधाधुंध फायरिंग कर देनी है। टॉपिक लेना कौन सा है? नर्स पे रिसर्च करनी है, डॉक्टर पे रिसर्च करनी है, मरीज पे रिसर्च करनी है, गली के बच्चों पे रिसर्च करनी है, सियासतदानों पे रिसर्च करनी है, महंगाई पे रिसर्च करनी है, रिसर्च में क्यों सप्लाई आई है इस पे रिसर्च करनी है, आपने किस पे करनी है। ठीक है, आखिर हमारा मसला क्या है, रिसर्च प्रॉब्लम है क्या, पहले तो इसको फॉर्मुलेट करना है। फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, देखना क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका। फिर उससे रिलेटेड आप लिटरेचर को पढ़ते हैं। ठीक है, लिटरेचर को पढ़ेंगे, रिव्यू, एक फ्रेमवर्क बनाएंगे, यानी का मतलब होता है एक ढांचा, मुख्तलिफ वेरिएबल्स के दरमियान कनेक्शन, उस कनेक्शन को बनाएंगे। फिर आप एक मफरूजा बनाएंगे, हाइपोथेसिस। ठीक है, ये अभी कॉन्सेप्ट बना है। रिसर्च प्रॉब्लम को बनाना, ऑब्जेक्टिव को बनाना, लिटरेचर को पढ़ना, फ्रेमवर्क को बनाना, हाइपोथेसिस को बनाना, ये सारा कुछ अभी कॉन्सेप्ट बना है। ठीक है, फिर आपने डिजाइन सोचना है। ठीक है, डिजाइन में मतलब आपने सोचा आज मैंने गोश्त पकाना है, अब गोश्त में भी कौन से वाला गोश्त, आपने कढ़ाई गोश्त बनाना है, आपने आलू गोश्त बनाना है, आपने अरबी गोश्त बनाना है, आप गोश्त बनाना है, आपने जो है वो बोनलेस हांडी बनानी है, आपने गोश्त भी कौन से वाला, कौन सा डिजाइन। डिजाइन में अब हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा रिसर्च डिजाइन, कौन पॉपुलेशन, खाना किसने है, बाजू का मेहमान आ रहे होते हैं फिर आप उस सेंस में खाना बनाते हो, बाजू का आपने बच्चों को देना होता है जिसमें ज्यादा स्पाइसी नहीं होता उस लिहाज से बनाते हो, बाजू का आपने खुद खाना होता है, कुछ आपका अपना खाने को दिल कर रहा होता है उस लिहाज से बनाते हो। तो पॉपुलेशन, मेरी आवाज आ रही है? हम क्या पढ़ रहे हैं, डिजाइन एंड प्लानिंग। हम डिजाइन एंड प्लानिंग पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे कि रिसर्च डिजाइन कौन सा होगा, फिर हम क्या पढ़ रहे हैं कि पॉपुलेशन कौन सी होगी। आवाज आ रही है? मैं आपको सुनाई दे रही हूँ या नहीं? ओके। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ना डिजाइन एंड प्लानिंग, डिजाइन एंड प्लानिंग में हमने सबसे पहले डिवोल्यूशन कौन सी होगी, हमारा सैम्पलिंग यानी रैंडम होगी कि नॉन रैंडम होगी, हम कितने लोगों पे रिसर्च करेंगे, ठीक है, सैंपल साइज क्या होगा, फिर उसके अलावा हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, हम इंटरव्यू लेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे, हम किस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे, किस तरह से हम उनकी सैम्पलिंग करेंगे, किस तरह से हम सैंपल साइज इकट्ठा करेंगे, हमारी पॉपुलेशन कौन सी होगी, ठीक है, हमने किन लोगों पे रिसर्च करनी है, हमारा डिजाइन क्या होगा। उसके बाद जो है, अच्छा उसके बाद जो है हम हमारा जो एथिकल कंसिडरेशन का मतलब होता है कि एथिकली हमारा वो टॉपिक ठीक है, सब कुछ हम देखते हैं डिजाइन एंड प्लानिंग में। उसके बाद इंपीरिकल फेज, तो इंपीरिकल फेज का मतलब होता है डाटा कुल करने वाली फेज, बकायदा इसमें ना हम डाटा जमा करना, इसको हम कहते हैं इंपीरिकल फेज को हम एनालिटिकल फेज।
और जब हम अपनी रिसर्च को आर्टिकल की फॉर्म में हम अपनी रिसर्च को लोगों तक बताते हैं ना, कम्युनिकेट करते हैं, तो इस फेज को हम कहते हैं डिसेमिनेशन। यानी कम्युनिकेट रिसर्च फाइंडिंग विद द रेलिवेंट पीपल। जो आपके रेलिवेंट लोग होते हैं उनके साथ आप अपनी फाइंडिंग को बताते हो कि मेरी ये रिसर्च थी, ये टॉपिक था, ये उसके रिजल्ट निकले। कलेक्ट, एनालाइज एंड शेयर, ये लास्ट वाले तीनों। हाँ बिल्कुल। ठीक है, कलेक्ट वाली फेज का क्या होगी, इंपिरिकल। एनालाइज वाली फेज क्या होगी, एनालिटिकल। और शेयर वाली फेज क्या होगी, डिसेमिनेशन। ठीक है। जैसे आपने कहा कि कलेक्ट, जैसे आपने कहा कि कलेक्ट, तो ये वाली फेज है कलेक्ट वाली। ठीक है। जैसे आपने कहा एनालाइज, तो ये वाली फेज है एनालाइज। और जो आप शेयर करेंगे, ये फेज है शेयर। यानी डिसेमिनेशन शेयर, एथिकल में एनालाइज, और इंपीरिकल में कलेक्ट। एनालाइज, शेयर। सही है बच्चों, ये बात समझ आई है आपको? अब मैं आपको ना कुछ भेजती हूँ एमसीक्यूज, वैसे इस फॉर्म में भेज देती हूँ आपको ना, व्हाट्सएप फॉर्म में भेजती हूँ। ठीक है, आप इसके ना इसके आंसर जो है ना अपना जो आप कहीं, फिर उसके बाद मैं उसकी अभी कुछ तीन मैंने की। ठीक है, क्यूज तो मैं आपको अभी भेज रही हूँ। ये आप इसके ना कहीं पे करो, आपको ना कुछ एमसीक्यूज अगर लेंगे रैशनल, जैसे पिछले एमसीक्यूज का किया था ना। क्योंकि एमसीक्यूज अगर गलत भी आप लगाते हो तो बेशक लगा दो, मैं ये नहीं कहती गलत ना लगाओ, लेकिन लगाएं जरूर, समझेंगे ना? फिर आपको अपनी असल गलती का पता चलेगा। ठीक है, असल गलती का इंसान को तभी पता चलता होता है जब वो उसको सॉल्व करता है। जब उसने सॉल्व ही नहीं करना तो फिर गलती का पता कहाँ से चलना है? मतलब आपका एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जो ब्लू कलर होता है ना उसको पर्पल कहते हैं। अब आपका तो वही कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि ब्लू को पर्पल कहते हैं। ठीक है, अब आपका पे हो गए, हमने तो यही सीखा हुआ है कि ब्लू को पर्पल कहते हैं, ब्लू को पर्पल। तो जब तक उसका रैशनल, जब तक मैं नहीं बताऊंगी कि ब्लू को पर्पल नहीं कहते, पर्पल कोई और कलर होता है, ये कोई और होता है, इसमें थोड़ा फर्क होता है, अगर ये वाला फलां चीज के साथ मैच होगा तो उसको हम पर्पल कहेंगे, इसको हम ब्लू कहेंगे, उसका रैशनल जब तक नहीं, वो आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है, जो आप पढ़ चुके हैं ना वो आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है, वो पक्का भी हो चुका है, वो अगली दफा भी फिर वैसे ही एमसीक्यूज लगने हैं। तो इसलिए एमसीक्यूज के जब तक रैशनल, यानी गलत लगाओ सही लगाओ, अपने लगाओ। ठीक है, किसी के देख सहेली से पूछ के नहीं, कुछ भी नहीं, किसी चीटिंग में नहीं, नेट से भी देख के नहीं। ठीक है, खुद से अपने दिमाग से जो पढ़ा है ना अभी हमने, उसी से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, चाहे मैं कहती हूँ 5 या 10 है, सारे गलत हों। लेकिन गलत होंगे ना तो जब रैशनल पता चलेगा ना, फिर आपको अपनी असल मिस्टेक का पता चलेगा कि अच्छा मेरी यहाँ पे गलती है, मैं ऐसा सोच रही थी जो कि ऐसा नहीं है। तो मुझे इस चीज को ना डिलीट करना है अपने दिमाग से। ठीक है, मैं आपको एमसीक्यू शेयर कर रही हूँ, और इसको आपने करना है। अब रात को ना 9:30 बजे आप सब बच्चों ने ऑनलाइन होना है, सिर्फ आधे घंटे के लिए। जो आपका वो सवाल है सिस्टिक रिव्यू, मेटा एनालिसिस, वो मैं आपको रिटर्न में भेज दूंगी। वो आप एक बार रीड भी कर लेना बेशक क्लास से पहले। ठीक है, और फिर अगर दोबारा भी वो रिपीट होता है तो आपके पास एक 100 क्वेश्चन होगा।